तो चलिए स्टूडेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एग्जाम्पल 3.4 हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और अब हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 3.5। तो फ्री फॉल को डिफाइन कर रहा है। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो पहले तो आप चाहें तो हेडिंग दे दें फ्री फॉल। तो फॉल का तो मतलब यही है कि ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने शायद रिलीज कर दिया। मेरा तो खैर केवल ये कहना है कि अगर ऑब्जेक्ट हवा में है, एक तो एयर रेजिस्टेंस हम हमेशा ही इग्नोर करेंगे, तो ये बात एकदम लिख दीजिए कि अनलेस क्लियरली मेंशन्ड we always assume simplified situations. We always assume simplified situations, not the real situations. रियलिटी तो ये है कि एयर तो होती ही होती है। आप वैक्यूम में तो ये सब काम नहीं कर रहे होते हो, फिर भी एयर रेजिस्टेंस हमें हमेशा इग्नोर कर देना चाहिए अनलेस द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड। क्वेश्चन अगर कहे कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर न करो, तो आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, तो आपको एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। अदरवाइज पूरी फिजिक्स में, शायद सभी सब्जेक्ट्स में, हम लोग जो मोस्ट सिंप्लीफाइड सिचुएशन होती है केवल उसी को एनालिसिस कर सकते हैं। जरा से तो हम बच्चे 11th के, बिना बोर्ड एग्जाम के हम 11th में आ गए, तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं अभी, तो इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस तो आपके सामने पेश की ही नहीं जा सकती। Always in your entire journey of 11th and 12th, and I think in all subjects, assume the most simplified case. तो हम हमेशा ही रियल सिचुएशंस को नहीं सोचना है। रियल सिचुएशंस का एनालिसिस तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो खैर, अब फ्री फॉल से मेरा मतलब ये है बेसिकली कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है और सिवाय ग्रेविटी के अलावा उस पर और कोई फोर्स है ही नहीं। ये फ्री फॉल का एक्चुअली मतलब होता है। लिख दीजिए, फ्री फॉल मीन्स मोशन इन ग्रेविटी and the object is free from all other forces. बस फ्री मेन बात है फ्री। इसका नाम है फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि भाई इट इज फ्री फ्रॉम ऑल अदर फोर्सेस। ग्रेविटी का फोर्स तो कहीं जा नहीं सकता, वो तो वहां रहेगा। Force of gravity is the only force which is acting on the body. All other forces have been assumed to be absent. The most simplified case is the free fall, assuming air resistance to be zero. Free fall का मतलब ये है कि कोई इसके fall को oppose नहीं कर रहा। लिख दीजिए, free fall means no force is opposing. No force is opposing. No force is opposing its fall. इसलिए फ्रीली गिर रहा है, अपनी पूरे बिंदास मस्ती में गिर रहा है। इसमें हम ये भी मान लेते हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया। लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ स्मॉल हाइट, बस इतना लिखना भी काफी है। ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ स्मॉल हाइट। एक्चुअली किसी बात के चैप्टर में, ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अगर ये अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस है, तो ये जो हाइट है इसको आप यहाँ पर आप जी की वैल्यू कांस्टेंट मान सकते हैं, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर यहाँ से कहीं ऑब्जेक्ट गिरेगा ना, तो अर्थ का असर यहाँ थोड़ा कम होगा, यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ और भी ज्यादा होगा, यहाँ और भी ज्यादा होगा। ये बातें हमें डिटेल में पढ़नी है। इस समय इस बात को भी इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि हम ये हमेशा मान के चलेंगे कि हमें सिंप्लीफाइड केस ही दिया है। अगर उसने नहीं बताया कि कहाँ से गिराया है, तो बड़ी बड़ी हाइट्स पे तो जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अर्थ के पास आता जाता है, जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। पर अगर उसने हमें नहीं बताया है कि छोटी हाइट से गिराया है कि बड़ी हाइट से गिराया है, तो हमारा काम है सिंप्लीफाइंग असम्पशंस लेना। और सिंप्लीफाइंग असम्पशन ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को उस हाइट से गिराया है जिससे जहां से जी को कांस्टेंट लिया जा सकता है। स्मॉल हाइट से गिराया है, यही लिख दीजिए। इफ
if height not mentioned, from where the object has been released, अगर वो हाइट ना बताई गई हो जहां से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया है, तो मेक सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस। आपको अपनी सिचुएशंस को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, सिंप्लीफाइंग बनाना है। सो वी विल अज्यूम दैट h इज मच लेस देन r। h re की तुलना में, re मतलब अर्थ का रेडियस, h re की तुलना में बहुत ही कम है। इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। और इसलिए अब हम g को कांस्टेंट मान सकते हैं। ऐसा ही लिख दीजिए फॉर लार्जर हाइट्स। ये हम इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे ही दे रहे हैं, अभी बाद में किसी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो, कि फॉर हाइट्स मच ग्रेटर देन r, फॉर लार्ज हाइट्स g कैन नॉट बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। फॉर लार्ज हाइट्स g को, स्मॉल g को आप कांस्टेंट नहीं मान सकते। और इस चैप्टर में तो मैं g को हमेशा कांस्टेंट ही मानूंगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। उसे 9.81 बोलने का कोई फायदा नहीं। स्मॉल g मतलब इट इज एन एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू है, लिख दीजिए, वैल्यू ऑफ g नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ g नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ g नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट at 9.8 meter per second square. At 9.8 meter per second square. बस। और ये भी लिख दीजिए कि if in a question G is not given, अगर एक क्वेश्चन में G नहीं दिया गया है तो it should be taken as 9.8 meter per second square. It must be taken as 9.8 meter per second square. लिख दीजिए however for approximate calculations in objective type questions, for approximate calculations in objective type questions we can assume the g to be 10। 9.8 की जगह अगर हम 10 ले लेंगे तो कैलकुलेशंस थोड़ी आसान हो जाएंगी, तो हम ऐसा कर तो सकते हैं। लिख दीजिए this should not be done if the options are very close। अगर ऑप्शंस पास हैं तो फिर आप ये ना करें, एग्जैक्ट मेथड पूरी एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन ही करें। पर अगर ऑप्शंस दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो आप जी को 9.8 की जगह 10 मान लें तो कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। हम लोगों को इंटेलिजेंट अप्रोक्सीमेशंस करने ही चाहिए। अब इस समय एनसीईआरटी ने डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जब बात कर रहा है, ये ग्राफ्स कुछ बना रहा है, इसने कहा है कि भाई इसने तो इस डायरेक्शन में y को पॉजिटिव लिया है, तो ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो इसका y जो है वो नेगेटिव। ये डायरेक्शन अगर इसने पॉजिटिव अज्यूम कर ली है तो ये नेगेटिव है। मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो यही चाहता हूं कि भाई आप ऐसे में ये वाला रेफरेंस लेंगे, ये x ले और आप ये y ले। x डायरेक्शन में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, y डायरेक्शन में क्योंकि इनिशियल मोशन इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैं तो इसी डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव मानना चाहता हूँ। एनीवे, ग्राफ्स हमें पढ़ने, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, और मैं तो यही मानता हूँ कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, तो मैं जी को पॉजिटिव मानता हूँ। तो मैं ये ग्राफ थोड़े से एनसीईआरटी से चेंज कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं, कि for object is falling, object is in free fall near the surface of earth, draw following graphs.
ड्रॉ फॉलोइंग ग्राफ्स। नंबर 1 AT ग्राफ। पहले हम लोग बना रहे हैं AT ग्राफ। तो भाई मैं तो यही मानता हूं कि जब ऑब्जेक्ट को आप रिलीज कर रहे हो तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में गिर रहा है, इसका मोशन एक्सेलरेटेड है, इसका मोशन रिटार्डेड नहीं है। लिख दीजिए ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है और मोशन भी वही है। सो दिस मोशन शुड प्रेफरेबली बी कंसिडर्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। दिस मोशन शुड प्रेफरेबली बी कंसिडर्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो टाइम बढ़ता जाएगा पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 पे या चलो 10 पे कांस्टेंट रहेगी। ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और ये टाइम सेकंड्स में। टाइम बढ़ता जाएगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। AT ग्राफ इतना सिंपल बनेगा। और ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसे कायदे से तो रिटार्डेड मोशन नहीं दिखाना चाहिए, A को -10 नहीं दिखाना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो आपको कोई चिंता नहीं है, आपको सब अपने हिसाब से सब सही ऑप्शंस मिल जाएंगे। स्कूल एग्जाम्स के लिए वही करिए जो आपके स्कूल टीचर पढ़ाता है। एक्सेलरेशन इसका थ्रू आउट कांस्टेंट है, टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम तो कांस्टेंट नहीं है, तो टाइम तो चेंज हो रहा है पर एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। पार्ट बी लिख दीजिए ड्रॉ VT ग्राफ। ड्रॉ VT ग्राफ। तो अब ग्राफ बनाने के पहले मुझे सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ऐसे ही लिख दीजिए कि बिफोर ड्राइंग अ ग्राफ we must find out some salient points. We must find out coordinates of some salient points. SALIENT, salient points. We must find out coordinates of some salient points. Then कुछ special points. One such point is always the starting point of the graph. One such point is always the starting point of the graph. मैं तो इसी डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसलिए ये T है और ये D है, ये D मीटर पर सेकंड में है, ये D सेकंड्स में है। और मुझे ये पता है कि T is equal to 0। मैंने ऑब्जेक्ट को भी रिलीज किया है तो मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, T is equal to 0 पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है। जब आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा वहीं से आपने टाइम गिनना शुरू किया और वहीं से आपने उसका मोशन ऑब्जर्व किया। तो शुरू में तो इसमें कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, और जैसे जैसे गिरता जाएगा, इसे गिरने के लिए टाइम मिलता जाएगा, वैसे वैसे इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट। इस ग्राफ में मैं स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा तो और कोई पॉइंट स्पेसिफाई नहीं कर सकता, बट इतने में भी एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं कि भाई ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि नीचे से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है ग्राफ का ये देख लेना चाहिए। फिलहाल ओरिजिन है, क्योंकि शुरुआत में जब T 0 है तो V भी 0 है। ओके, अब इसके बाद ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है। तो आगे आप अब एक दो बातें मैं आगे और लिख देता हूँ। लिख दीजिए कि भाई the given motion is constant acceleration motion. Given motion is constant acceleration motion. Constant को आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, अलग इंक से लिख सकते हैं, रेड इंक से लिख सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। और फिर अभी तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ही कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ इज एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। तो अगली इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे किसी ग्राफ के बारे में सोचनी चाहिए वो उसका स्लोप है। ऐसे ही कुछ लिख दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, 4 स्टार दे दीजिए। जहां आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिखा था उस पर भी 4 स्टार दे दीजिए कि ग्राफ को बनाने के लिए अगर हो सके तो आपके पास उसके स्टार्टिंग पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। उससे एक दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट चीज है, इफ पॉसिबल थिंक ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ, whether the slope is positive or negative,
और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्लोप के बारे में आपको सोचना चाहिए अगर हो सके तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। मैं इस एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो राइजिंग ग्राफ होगा, इट्स अ राइजिंग ग्राफ विद कांस्टेंट स्लोप, इट्स अ राइजिंग ग्राफ विद कांस्टेंट स्लोप, ये ग्राफ आएगा। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। इतने टाइम पे ये वेलोसिटी है, इतने टाइम पे ये वेलोसिटी है, और टाइम बढ़ गया तो ये वेलोसिटी है, और टाइम बढ़ गया तो वेलोसिटी ये है। जैसे जैसे पत्थर को गिरने का मौका मिलता जा रहा है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। मैंने एनसीईआरटी से यहाँ डिफरेंट काम किया है, मैं इसमें वेलोसिटी को बढ़ता हुआ मान रहा हूँ। एक्सेलरेशन से आप किसी बॉडी को पुकार रहे हो तो उसकी वेलोसिटी तो धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। ये वीटी ग्राफ आएगा क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है, दूसरे इस वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट स्लोप मतलब देख लीजिए फिर से, कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इंक्लाइंड वाली, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। स्लोप कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और वो इंक्लाइंड वाली स्ट्रेट लाइन है। ये वीटी ग्राफ भी ठीक है, बढ़िया है। अगर बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, और वेलोसिटी की समय के साथ बढ़ती जाएगी। और थर्ड ग्राफ हम शानदार बना रहे हैं, ग्राफ बिटवीन y एंड t, ग्राफ बिटवीन y एंड t। तो ग्राफ बना पाने के लिए ज्यादातर 99% केसेस में आपको पहले उसकी इक्वेशन लिखनी चाहिए। ऐसा भी लिख दीजिए, ऐसा लिख दीजिए, इफ पॉसिबल राइट एन इक्वेशन, इफ पॉसिबल बिफोर ड्राइंग अ ग्राफ, इफ पॉसिबल को तो अब अभी हटा भी सकते हैं, हमें तो यही मानना चाहिए। राइट एन इक्वेशन रिलेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को रिलेट करते हुए एक इक्वेशन लिखिए। ग्राफ बनाने के लिए आपको कायदे से यही करना चाहिए, इसे ही स्टेप नंबर 1 डाल दीजिए, और इस पूरे डिस्कशन पे 5 स्टार डाल दीजिए। ग्राफ बनाने का प्रोसीजर क्या है, ग्राफ बनाने का प्रोसीजर बता रहा हूँ, हेडिंग भी दे सकते हैं, स्टेप्स फॉर ड्राइंग अ ग्राफ बनाने के स्टेप्स क्या हैं। तो पहले तो हम लोग अगर संभव है तो जो वेरिएबल्स हैं उनमें एक इक्वेशन लिखेंगे। भाई मेरे को टी में और वाई में ग्राफ बनाना है तो मुझे वाई और टी में कोई इक्वेशन लिखनी चाहिए। टाइप ऑफ मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है, उसका ध्यान रखते हुए। नंबर 2, थिंक ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ, के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में सोचिए। नंबर 3, थिंक ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ, अगर पॉसिबल है तो। अगर स्लोप के बारे में आप कुछ सोच सकते हैं तो सोचिए, ग्राफ के स्लोप के बारे में सोचिए। और अगर इसके बाद असली चीज ये है, असली बात ये है कि अगर आप वाई टी ग्राफ बना रहे हैं ना, तो वाई और टी में इक्वेशन लिखिएगा, और बाद में आप टी की रैंडम वैल्यूज अज्यूम कर लीजिएगा, 0 1 2 3 4 ऐसा लिख दीजिए। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, अज्यूम रैंडम वैल्यूज of the quantity plotted on x-axis. Assume random values like 0, 1, 2, 3, 4 of the quantity plotted on x-axis, जो फिलहाल यहाँ time axis है. And using the equation in step 1. Step 1 में जो equation आई है, step 1 में जो equation आई है, using the equation in step 1, find out the corresponding values. Find out the corresponding values of the quantity plotted on y-axis. Corresponding values of the quantity plotted on y-axis. ये बड़े प्यारी बात है, इनको आप कई बार पढ़िएगा। तो y की इक्वेशन होती है, पहली बात तो ये है कि मैं इस y को पॉजिटिव कह रहा हूँ। मुझे उम्मीद तो है कि पहले ये थोड़ा सा गिरता है, थोड़ा ज्यादा गिरता है, फिर ये और ज्यादा गिरता है,
फिर ये उतने ही समय में और भी ज्यादा गिरता है, ऐसा मुझे कुछ आइडिया तो है। शुरू में इसकी वेलोसिटी कम है तो कम डिस्टेंस चलेगा, बाद में उतने ही समय में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा, और बाद में तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है तो और डिस्टेंस ज्यादा तय करेगा। कुछ ऐसा ही संभावित है। y का फॉर्मूला होगा ut प्लस हाफ t स्क्वायर। ये तो s होता था, पर डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में हो रहा है तो मैं y दे देता हूँ। अब इनिशियल वेलोसिटी मैं फ्री फॉल का केस मान रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और a की जगह मैं g लिख लूंगा, तो y हो जाएगा 0 × t प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये मेरा पहला स्टेप समाप्त हुआ। मुझे टाइम में और डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन चाहिए थी, तो और मोशन था। अब मुझे चेक किया कि भाई ये कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख देता वेलोसिटी टू टाइम, पर ये एक्सेलरेशन मोशन है तो फिर y की इक्वेशन आएगी ut प्लस हाफ t स्क्वायर, और फिर u 0 है। फाइनली मेरे पास y की इक्वेशन आ गई 5t स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 ने कहा था अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट सोचिए तो मैं t को 0 डाल देता। जब t को 0 डाल दूंगा तो y भी 0 आ जाएगा। नंबर 2 डाल के लिख दीजिए, at t is equal to 0, y is equal to 0। क्योंकि जहां से मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है ना, मैं डिस्प्लेसमेंट भी वहीं से नाप रहा हूं। यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया t is equal to 0 पे, और यहीं से डिस्प्लेसमेंट भी नाप रहा हूं। तो भाई इसका मतलब सेकंड पॉइंट का मेरा डिसीजन हो गया है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ इज ओरिजिन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ इज ओरिजिन। मैं ग्राफ के स्लोप के बारे में इस समय डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर ये वीटी ग्राफ होता तो स्लोप एक्सेलरेशन होता, ये एक्सटी ग्राफ होता। हाँ मैं इतना कह तो सकता हूँ कि दिस इज वाईटी ग्राफ, मतलब वही एक्सटी ग्राफ, एंड इट्स स्लोप इज वेलोसिटी। इट्स स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। पर अभी मैं स्लोप के बारे में कुछ खास कह नहीं पा रहा हूँ, ज्यादा कॉन्फिडेंटली कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ इसको। अगर मुझे क्लियरली दिख जाता कि इसका स्लोप एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है ना, y बाय टी निकालूंगा तो पता नहीं क्या आएगा। इसका स्लोप एक्चुअली होता है dy बाय dt। तो मैं उसके बारे में फिलहाल आपसे बात नहीं करना चाह रहा। निकाल तो हम सकते हैं, मैं बात नहीं करना चाह रहा। अगर स्लोप बहुत आसानी से कुछ पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो ठीक है, वरना स्लोप वाली बात पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए। अब असली काम की बात ये आती है कि आप तो t की रैंडम वैल्यूज ले लीजिए। आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो ग्राफ का मिल ही चुका है, आपके पास ये इक्वेशन है y is equal to 5t स्क्वायर। मैं t को 0 ले रहा हूँ, उस समय y 0, फिर मैं t को 1 ले रहा हूँ तो y है 5 × 1 स्क्वायर, फिर मैं t को 2 ले रहा हूँ तो y है 5 × 2 स्क्वायर, फिर मैं t को 3 ले रहा हूँ तो y है 5 × 3 स्क्वायर। So 5 × 5 1 square is 5, 5 × 4 20, और 5 × 9 45। इतनी वैल्यूज मेरे लिए ग्राफ बनाने के लिए काफी है। t को यदि मैं 4 ले लूं तो y हो जाएगा 5 × 4 स्क्वायर, तो 16 5 80। t को यदि मैं 5 ले लूं तो y की वैल्यू 5 × 5 स्क्वायर, 5 × 25 125। वैसे मैं चाहता हूं कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप इस पूरे को रट लीजिए, तो कहीं काफी न्यूमेरिकल्स में आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। ये एक स्पेशल केस है जो अगर आपको याद हो तो फायदा मिलेगा। बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो आपसे ओरली हो जाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक सेकंड में, पहले सेकंड में ये 5 है, अगले सेकंड में ये 20 है पूरा टोटल, फिर ये 45 है टोटल, फिर ये 80 है टोटल, और फिर ये 125 है टोटल। अगर आप इसे याद रख पाए तो अच्छा तो होगा। t is equal to 1 सेकंड में ये हो रहा है, t is equal to 2 सेकंड में ये हो रहा है, t is equal to 3 सेकंड में ये हो रहा है, t is equal to 4 सेकंड में ये हो रहा है, और t is equal to 5 सेकंड में ये हो रहा है। याद नहीं हो रहा तो बार बार डिराइव। अगर ये वैल्यूज आपने याद कर ली तो न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल तो ऐसे आपसे होंगे जो आसानी से ओरली बन जाएंगे। मुझे ये नहीं मैं कहता कि ये ओरली आपसे एग्जाम का क्वेश्चन भी ओरली बन जाएगा, इसकी तो गारंटी नहीं है। पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में ऐसे मिलेंगे जो अगर ये डेटा आपको याद है तो आपसे ओरली बन जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है
और फ्रीली गिरने दे रहा हूँ तो 5 सेकंड बाद वो ग्राउंड पे पहुंचता है। तो जहां से मैंने रिलीज किया था वो बताइए, तो 5 सेकंड में तो 125 मीटर गिरता है। कहता है मैं एक ऑब्जेक्ट की, एक टावर के हाइट पे खड़ा हूँ, टॉप पे खड़ा हूँ, एक टावर के टॉप पे खड़ा हूँ, वहां से मैंने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया और 4 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट ग्राउंड तक पहुंच जाता है। तो कहता है हाइट ऑफ द टावर बताइए, तो हाइट ऑफ द टावर मैं इससे निकाल भी लूंगा, पर 4 सेकंड में वो 80 मीटर फ्री फॉल में तय करता है। ऐसा अगर आप याद रख लें तो और अच्छा है, नहीं तो कोई चिंता नहीं है, हम ये डेरिवेशन कर लेते हैं। अब इन वैल्यूज के साथ, हम ये ग्राफ बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। ये वाई ग्राफ हमें बनाना है, और ये रहा आपका टी में 0 ले रहा हूँ, फिर 1 ले रहा हूँ, फिर 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, 4 ले रहा हूँ और ये 5 ले रहा हूँ। और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये 5 मीटर है, ये पूरा मिला के यहाँ से ओरिजिन से ये 20 है और ये शायद थोड़ा 45, चलो यहाँ मान लेता हूँ ये 45 आ गया, 80 मान लेता हूँ यहाँ आ गया और 125 मान लेता हूँ यहाँ आ गया। ऐसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है। टी की वैल्यू मैंने सब बराबर डिस्टेंस पे बनाई है, 1 2 3 4 5 सेकेंड्स, और वाई की वैल्यूज मैंने थोड़े कोशिश करके टू द स्केल बनाने की कोशिश की है। 20 को इससे थोड़ा 4 गुना ज्यादा दूरी पे दिखाया है, 45 को दूर, 80 को और दूर, 125 को और दूर दिखाना चाहिए। एनीवे एक पॉइंट हमारा सीधे है, फिर ग्राफ के आपने वेरियस पॉइंट्स ऑब्टेन कर लिए, फिर आपने ग्राफ के लिए वेरियस पॉइंट्स ऑब्टेन कर लिए। अब मैं इस ग्राफ को बना सकता हूँ। मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रहा, ये ग्राफ मुझे दिख रहा है, ये कर्व आ रहा है, ये वाला कर्व, ये ग्राफ प्रोबेबली ऐसा 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 और ऐसा जा रहा है। इस ग्राफ को मैं अलग से अब आपको समझा देता हूँ कि भाई ये जो शेप है वो प्रोबेबली ऐसा है, y है और डी है और ये ग्राफ ऐसा है। इतने डिटेल में अब दोबारा हम नहीं बनाएंगे, हम सीधे से इसको सिखाते हैं कि आप ये कैसे बना लिया करेंगे। इस ग्राफ का नाम भी हम सीखेंगे आज। इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। ये नाम हमारा जानना अच्छा रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, इस शेप को पैराबोला बोलते हैं। ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा गलती से ऊपर से स्टार्ट कर दिया है, ये ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। प्यारा सा बोलता है ये, कुछ प्यारा बोला है ये पैराबोला। ग्राफ बनाने के बाद मुझे ये समझ में तो आ रहा है कि भाई यहाँ तो स्लोप बढ़ता जा रहा है, ऐसा आप लिख दीजिए इस ग्राफ को अलग से। अब इसको डिटेल में मत देखिएगा, हाँ कोई भी नया ग्राफ बनाने को आएगा तो आपको यही सारे स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। टी की रैंडम वैल्यूज अज्यूम करिए और वाई की वैल्यूज करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करिए और टू द स्केल ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करिए। एनीवे, नाउ वी विल लाइक टू आइडेंटिफाई दिस ग्राफ डायरेक्टली फ्रॉम द इक्वेशन। ओके, क्या है कि यार इस समय इस ग्राफ का स्लोप बढ़ता जा रहा है ना, द ग्राफ इज गोइंग ऑन बिकमिंग मोर एंड मोर वर्टिकल। ये ग्राफ वर्टिकल होता जा रहा है, इस ग्राफ का स्लोप बढ़ता जा रहा है और वाई ग्राफ का स्लोप होता है एक्स वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है तो हाँ वेलोसिटी तो बढ़नी ही चाहिए। मुझे समझ में तो आ रहा है, मैं इसे लिख लेता हूं, चलिए लिख दीजिए। दिस इज वाई ग्राफ, ये वाई ग्राफ है एंड इट इज गोइंग ऑन बिकमिंग मोर एंड मोर वर्टिकल। ये ग्राफ खड़ा होता जा रहा है, ये वर्टिकल होता जा रहा है, सो इट्स स्लोप इज इंक्रीजिंग, इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है। और फिर अगली लाइन में लिख दीजिए स्लोप। वी नो दैट स्लोप ऑफ वाई ग्राफ इज वेलोसिटी। वाई ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। We know that slope of y graph is velocity. So here velocity is going or increasing. यहाँ वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है और मैं मानता हूं कि हाँ यहाँ वेलोसिटी बढ़नी चाहिए।
लिख दीजिए being accelerated motion velocity should go on increasing. accelerated motion है तो velocity तो बढ़ ही रही है. पैराबोला का ग्राफ कैसा बनता है वो मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ. पहले चलिए 1 मिनट में मैं अभी जो थोड़ा उसकी समरी बनाता हूँ. एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, उस समय वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है और उस समय y तो और भी लपक के बढ़ता चला जाता है. ये हमारी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए समरी है. ये ग्राफ्स ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन हमने पहले भी पढ़ाए हैं. ग्राफ्स ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है. वेलोसिटी तो कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और डिस्प्लेसमेंट तो लपक के बढ़ रहा है. कहां तो पहले सेकंड में 5 गिरा, फिर 15 गिरा, टोटल मतलब 20 हुआ, फिर 45 ही हो गया, फिर 80 हो गया, फिर तो 125 हो गया. डिस्प्लेसमेंट्स लपक के बढ़ रहे हैं. कांस्टेंट एक्सेलरेशन में तो भाई ऐसा ही कुछ हमारे दिमाग में पिक्चर बैठ जाए. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है और डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा लपक के बढ़ रहा है. ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ का स्लोप बढ़ता ही जा रहा है. बाद में तो थोड़ी देखिए आप यहाँ पर अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है. इतने टाइम में इसका ये y है, फिर इतने टाइम बाद ये है, फिर इतने टाइम बाद ये है. अब देखिए आप ये पहले 1 सेकंड में इसमें डिस्प्लेसमेंट इतना है, अगले 1 सेकंड में इसमें डिस्प्लेसमेंट इतना है, उसके अगले 1 सेकंड में उसमें डिस्प्लेसमेंट इतना है, बाद में इतने ही टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया ना. तो आप लगभग ज्यादा सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल में आप इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं. चलिए ये लाइन भी लिख दीजिए. When a body moves with constant acceleration, then its displacements, in successive equal intervals of time, go on increasing. Its displacements in successive equal interval of time go on increasing with respect to time. Successive equal intervals, its displacements in successive equal intervals of time. The time के intervals equal है. Its displacements in successive equal intervals of time go on increasing with time. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, पहले इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम तो इतना ही है भाई, पहला 1 सेकंड, उसके बाद का 1 सेकंड, उसके बाद का 1 सेकंड, पहले 1 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, बाद के 1 सेकंड में थोड़ा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट और बाद में तो और भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट. जब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे बढ़ती है. शुरू में वेलोसिटी कम होती है तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट कम होता है, बाद में उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है तो बाद में उसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है. ये अब आप हेडिंग दे दीजिए पैराबोलिक ग्राफ. पैराबोलिक ग्राफ तो बस आप इतना ही बोल दीजिए कि whenever equation is of the form y is proportional to x square or x proportional to y square. Whenever equation is of the form या y proportional to x square या x proportional to y square, then the graph is a parabola. The graph is a parabola starting from origin. अगर ग्राफ इक्वेशन में कहीं स्क्वायर का टर्म आ रहा है, अगर इक्वेशन में एक स्क्वायर का टर्म आ रहा है बस, तो ये ग्राफ पैराबोला होता है. और आप x को 0 डाल देंगे तो y 0 आ ही जाएगा. ये ग्राफ ओरिजिन से तो हमेशा स्टार्ट होगा ही होगा. अब इसमें क्या है कि चूंकि ये लीनियर ग्राफ नहीं है, लिख दीजिए ड्यू टू द स्क्वायर टर्म द ग्राफ विल नॉट बी लीनियर. स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा. This will not be a straight line graph. This is a curved graph. This is a curved graph with variable slope. ये curved graph होगा
और इसका वेरिएबल स्लोप होगा। ये दोनों ही ग्राफ पैराबोला हैं, ये दोनों ही ग्राफ पैराबोला हैं। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी हो सकती है कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर, या x हो सकता है हाफ ay स्क्वायर। यहाँ कुछ कांस्टेंट्स आ रहे होंगे, उन कांस्टेंट्स को फिलहाल मैं इग्नोर करके बात कर रहा हूँ। y में प्रोपोर्शनैलिटी x स्क्वायर की है या x में प्रोपोर्शनैलिटी y स्क्वायर की है। अब अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो जब x डबल होगा ना तो y 4 गुना हो जाएगा, x जब 3 टाइम्स होगा ना तो y 9 टाइम्स हो जाएगा। x में थोड़े थोड़े चेंज हो रहा है ना तो y में चेंजेस रैपिड हो रहे हैं। मैं इसको ज्यादा समझाने के फेवर में नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्टली याद करा देता हूँ। अगर ये x है और ये y है, और अगर y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो ग्राफ ये बनेगा, और अगर y है और x है और x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है तो ग्राफ ये बनेगा। ये दो पैराबोलिक ग्राफ्स हैं जो हमें बनाने पड़ सकते हैं, कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और पूरी ही फिजिक्स में काम आएंगे। मैं इन्हें चाह रहा हूं कि आप रटें। तरीका तो आपके पास है कि आप x को 0, 1, 2, 3, 4 मान लीजिए और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाल लीजिए। यहाँ पर आप y को 1, 2, 3, 4 मान लीजिए और करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज निकाल लीजिए और ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। हर बार तो आप उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि y बड़ा है कि x बड़ा है। यहाँ पे ना y बड़ा है क्योंकि x स्क्वायर होने के बाद y के बराबर हो रहा है। अगर x 3 गुना हो रहा है तो y 9 गुना हो रहा है, y बड़ा है। ऐसे लिख दीजिए, here y is more, here y is more, the changes in y are more rapid। x तो बढ़ के 1 से 2 हुआ तो y तो बढ़ के 1 से 4 हो गया। हम यहाँ देख सकते हैं ना, मान लीजिए y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो जब x 0 है तो y 0 है, जब x 1 है तो y 1 है, और जब x 2 है तो y 4 है, और जब x 3 है तो y 9 है। साफ दिख रहा है कि भाई y अकेला ही x के स्क्वायर के बराबर है। x तो स्क्वायर होगा तब जाके y के बराबर होगा, तो y बड़ा है और दम है इसमें, तभी अकेला चल रहा है। ये तो दो बॉडीगार्ड लेके चल रहा है साथ में, ये बड़ा है, ये अकेला घूम फिर रहा है। जो अकेला है वो बड़ा है, और जो बड़ा है वो दुनिया उसकी तरफ झुकेगी। अल्टीमेटली तो भैया दुनिया को सलाम सलाम इसको मारना पड़ेगा। ऐसा हम याद करने का एक तरीका बना रहे हैं कि द क्वांटिटी हैविंग पावर 1 इज बिगर। जिसमें भी पावर 1 है वो क्वांटिटी बड़ी है। दूसरा तो स्क्वायर होने के बाद y के बराबर हो रहा है। And the graph will bend towards this axis. Y is the boss. ये बॉस है, ये डरपोक आदमी है, ये दो बॉडी गार्ड लेके चल रहा है, ये छोटा है। स्क्वायर होने के बाद ये y के बराबर होगा। y जो है वो अकेला चल रहा है, वो बड़ा है और दुनिया उसको सलाम मारेगी। द ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स y एक्सिस। ऐसे आपको रटना है। हर बार आप इतना डिटेल में काम तो नहीं कर पाएंगे, हालांकि इससे ज्यादा सेफ कुछ तरीका नहीं है कि आप x की कुछ वैल्यूज अज्यूम करिए और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाल लीजिए और फिर उनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। पर आप ये रट लीजिए कि भाई ये ग्राफ विल बी अ पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स y एक्सिस। मैं इसे बेंडिंग टुवर्ड्स y एक्सिस कहता हूं। जो अकेला है ग्राफ उसकी तरफ झुकता है। x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर में x अकेला है, स्क्वायर है। ये स्क्वायर का टर्म बता रहा है कि भाई ग्राफ पैराबोला आएगा। अगर कहीं भी स्क्वायर का टर्म नहीं आता तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता। जैसे v is equal to u plus 80, इसमें कहीं स्क्वायर का टर्म नहीं है ना, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता। पैराबोलिक ग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। जब स्क्वायर होता है कहीं भी, एक साइड एक ही टर्म होता है स्क्वायर का और कोई टर्म नहीं होता, तो ग्राफ पैराबोला होता है और ग्राफ उसकी तरफ झुकता है जो अकेला होता है। ग्राफ उसकी तरफ झुकता है जो अकेला होता है। इतना आप याद रख लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये ग्राफ बनाइए, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x, और चलिए सिंपलिसिटी के लिए ले लेते हैं कि u 0 है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब यहाँ पे v है और यहाँ पे s है, मान लीजिए ये भी क्लियर दिया है, तो ये अकेला है
तो ग्राफ इसकी तरफ झुकेगा, ग्राफ पैराबोला होगा और जो अकेला है उसकी तरफ ग्राफ झुकेगा, जो अकेला है ग्राफ उसकी तरफ झुकेगा। बस ये हो गया ग्राफ। तरीका ये भी था कि आप यहाँ पर a की भी कुछ वैल्यू मान लेते, फिर s को 0 1 2 3 4 मानते जाते और v की वैल्यू निकालते। ध्यान रखिए v स्क्वायर की नहीं, आपको v की वैल्यू निकालनी है। आप इस इक्वेशन से कैलकुलेशंस मत कीजिएगा, जो अननोन होना चाहिए वो LHS पे आना चाहिए और वो भी बिना किसी पावर के। आपका अननोन v स्क्वायर नहीं है, आपका अननोन v है। तो अगर आप कोई गलती नहीं करना चाहते तो LHS में v लिखिए, v स्क्वायर नहीं तो गलती से आप हो सकता है v स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें। एनीवे फिलहाल ये ग्राफ है, ये वो पावर इसका यहाँ 2 है, एक वेरिएबल का पावर 2 है और एक वेरिएबल का पावर 1 है, उसके अलावा यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है। ग्राफ इसकी तरफ झुकेगा जो अकेला वेरिएबल है, खत्म बात। जो अकेला है ग्राफ उसकी तरफ झुकेगा। ऐसे ही चलिए मैं आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ की भी बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इक्वेशन पहले तो बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अभी पैराबोलिक ग्राफ तो मैंने आपको पढ़ा दिया, उसमें स्क्वायर होना चाहिए। और इसमें तो स्ट्रेट लाइन में बोल दीजिए कि बोथ द वेरिएबल्स x एंड y शुड हैव पावर 1। स्ट्रेट लाइन ग्राफ तब बनते हैं जब दोनों जो वेरिएबल्स हैं x और y उनका पावर 1 होता है। जब पावर 2 होता है एक वेरिएबल का और एक वेरिएबल का पावर 1 होता है तो वह पैराबोला होता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे रहा हूँ, y = mx + c। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे रहा हूँ, कोई डेरिवेशन नहीं। ये y है क्वांटिटी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आप बिल्कुल 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार 10 स्टार तक दे सकते हैं। क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन y एक्सिस, इसको आपको LHS पे लाना ही चाहिए। ब्रिंग इट ऑन LHS। जो क्वांटिटी y एक्सिस पे प्लॉट की गई है उसे LHS पे लाइए विदाउट एनी पावर। इस पे कोई पावर नहीं होना चाहिए। जिस क्वांटिटी को आपको y एक्सिस पे प्लॉट करना है उसे अपनी इक्वेशन के LHS पे लाइए। ये क्वांटिटी प्लॉटेड ऑन x एक्सिस होनी चाहिए। ये एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है और ये जो m है ये स्लोप, m है स्लोप, वही tan थीटा। ये बड़ा सबसे ज्यादा ग्राफ तो आपको इसी के देखने को मिलेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के बड़े प्यारे तरीके हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के लिए आपके पास इक्वेशन अगर लीनियर दिख रही है ना, सारे पावर 1 दिख रहे हैं, तो आपको ध्यान से देख लेना चाहिए कि y एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया, उसको आप LHS पे ले आइए। ठीक है, सबसे पहले आपको ग्राफ का देखना चाहिए C, अलग से लिख दीजिए स्टेप्स फॉर ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्टेप्स फॉर ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। So number 1, find out the value of C. Find out the value of C. C की वैल्यू निकालें। अच्छा, C is the starting point of the graph. C is the starting point of the graph. C is the starting point of the graph on y-axis. मतलब इसमें आप देख लो ना, जब x 0 है लिख दीजिए when x = 0 then y = c। अगर x 0 है तो आप देख लीजिए y की वैल्यू c है। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं कि अगर c पॉजिटिव है, c तो ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बात तो सही है। तो अगर +c होगा ना, c की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। c की वैल्यू अगर 0 आएगी तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा और c की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ये बना लीजिए।
अगर C पॉजिटिव आएगा तो Y की वैल्यू कुछ प्लस C होगी। अगर C 0 होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्राफ विल बी 0, और अगर C की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो आप इसमें C को देख लिया करें, ये ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। C यानी जिसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, ना Y है ना X है, कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, प्योर नंबर है। C इज अ नंबर, C इज यूजुअली अ नंबर। अब बात आती है, अब नंबर 2 में आप लिख दीजिए कि नाउ ऑब्जर्व M। अब स्लोप को देखिए, अब स्लोप को देखिए एंड डिसाइड वेदर स्लोप इज 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये देखें कि स्लोप 0 है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स में तो स्लोप कांस्टेंट ही होता है। अगर 0 स्लोप है तो ये, अगर पॉजिटिव स्लोप है तो ये, और अगर नेगेटिव स्लोप है तो ये। आप जानते हैं इस बात को, ये 0 स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप और वो नेगेटिव स्लोप। बस इन्हीं दो बातों को आपको ध्यान देना है। एक तो C 0 है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और एक M पॉजिटिव है कि 0 है कि नेगेटिव है। अब आप देखिए अपने पास क्या सटासट इक्वेशन आती है। अब ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, और ये एक ग्राफ है, और ये एक ग्राफ है। इनके ही चलो मैं इक्वेशंस, ये भी मैं एक ग्राफ बोल सकता हूँ। हाँ ये y है और ये x है। इसकी इक्वेशन है शायद y इक्वल टू mx प्लस 0। यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ m पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। यहाँ मैं बोलता हूँ कि c 0 है और m पॉजिटिव। यहाँ पे c, पहले c लिखना चाहिए मुझे। c पॉजिटिव है और राइजिंग ग्राफ है तो m पॉजिटिव। यहाँ पे c नेगेटिव है और m राइजिंग ग्राफ है, राइजिंग ग्राफ है तो m पॉजिटिव। यहाँ पे c पॉजिटिव है और फॉलिंग ग्राफ है तो m नेगेटिव है, m नेगेटिव है। और यहाँ पे फॉलिंग c 0 है और m नेगेटिव है, m नेगेटिव है। बढ़िया, आपको हम पूरी इक्वेशन बना सकते हैं। ये हो जाएगा y इक्वल टू mx, ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c, क्योंकि m भी पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है। ये हो जाएगा y इक्वल टू mx माइनस c, तो ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ y इक्वल टू माइनस mx प्लस c, और यहाँ पे c 0 है और फॉलिंग ग्राफ है तो y इक्वल टू माइनस mx। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की भी बड़ी सारी वैरायटी आपकी हो गई, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो गए। दो बातें आपको पकड़नी है। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, C 0 है कि C पॉजिटिव है कि C नेगेटिव है। यहाँ C 0 है, यहाँ C पॉजिटिव है, यहाँ C नेगेटिव है, यहाँ C पॉजिटिव है, यहाँ C पॉजिटिव है। मैं एक ग्राफ और बना लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे तो C भी नेगेटिव है, C भी नेगेटिव है और M भी नेगेटिव है, फॉलिंग ग्राफ है। तो y की इक्वेशन हो जाएगी माइनस mx माइनस c। c आपको देखना है कि 0 है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फिर आपको m देखना है कि 0 है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये ऐसा कोई ग्राफ हमने बनाया नहीं तो हम बोलते हैं y इज इक्वल टू c 0x m तो 0 है ना यहाँ पे, ये अगर c है तो ऐसा ग्राफ बन जाता तो y की वैल्यू c आ जाती। यहाँ m 0 है, यहाँ m पॉजिटिव है, यहाँ m पॉजिटिव है, यहाँ m पॉजिटिव है, यहाँ m नेगेटिव है, यहाँ m नेगेटिव है, यहाँ m नेगेटिव है। यहाँ c पॉजिटिव है, यहाँ c 0 है, यहाँ c पॉजिटिव है, यहाँ c नेगेटिव है, यहाँ c पॉजिटिव है, यहाँ c 0 है और यहाँ c नेगेटिव है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में y का पावर भी 1 होता है और x का पावर भी 1 होता है। कई बार ये कांस्टेंट होता है, कई बार ये कांस्टेंट नहीं होता है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ग्राफ प्लस y एक्सिस से शुरू होगा, और अगर ये कांस्टेंट नेगेटिव है तो ग्राफ माइनस y एक्सिस से शुरू होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो राइजिंग ग्राफ होगा, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो फॉलिंग ग्राफ होगा। इसमें आपको 2, 3, 4, 5, 6 बार सारे ग्राफ खुद बनाने चाहिए। और आप प्यारा डिस्कशन है ग्राफ्स का, ये इजी नहीं जाएगा इनिशियली, पर अदरवाइज प्योर मैथमेटिक्स है ये। ग्राफ्स आर रियली अ वेरी पावरफुल टूल। काम बड़ा सरल है। एक तो पहले पावर देखिए, अगर वो कहता है कि
कि भाई v इक्वल टू u प्लस kt का ग्राफ बनाइए, तो एक तो इसमें सबसे पहले आपको बोलना है कहीं कोई स्क्वायर टर्म है नहीं, सारे पावर 1 है, तो पहले तो क्लियर हो गया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। फिर y एक्सिस पे मेरे को ये बनाना है, x एक्सिस पे ये बनाना है, इसका मतलब ये c है और इसका मतलब ये m है, और मैं यही बोलूंगा c पॉजिटिव है और m भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। c पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, और m पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग स्लोप सॉरी राइजिंग ग्राफ होगा। ये v है और ये t है, ये हो गया ग्राफ। ग्राफ्स को इक्वेशन से ही रिलेट किया जाए। अगर वो बोलता है कि x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाइए, तो आपको बोलना पड़ेगा भाई एक क्वांटिटी पे पावर 1 है और एक क्वांटिटी पे पावर 2 है, तो ये पैराबोला बनेगा। पावर जहाँ सारे 1 है वहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और ये पैराबोला बनेगा। अगर x में यहाँ बना रहा हूँ और t में यहाँ बना रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अकेले की तरफ मैं झुकूंगा, ये पैराबोला बन गया। अब आपको कोई ग्राफ में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इनिशियली तो आसान नहीं रहेगा, ये इनिशियली तो आसान नहीं रहेगा, पर 2, 4, 5, 6 महीने में ही जाके आपको ग्राफ में कॉन्फिडेंस आएगा। इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मैं अब आगे जा रहा हूँ, फाइनली एग्जाम्पल 3.4 पढ़ा रहा हूँ, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी ने मेंशन जरूर किया है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये 5 है और ये 20 है, इसका मतलब ये 15 है। अच्छा, ये 20 है और ये 45 है, इसका मतलब ये 45 माइनस 20, ये 25 है। फिर ये मैंने कहा था 80 है, अब ये 45 माइनस 80 माइनस 45 यानी ये 35, और ऐसे ही मैंने ये कहा था ये 125 है, तो 125 माइनस 80 यानी ये 45। इनका अगर आप रेशियो निकालें, इसको अगर आप 1 माने तो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 9 है। ध्यान से सुन लीजिए मैंने क्या कहा है। मैंने कहा है कि ये पहले सेकंड में बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 5 मीटर है, दोनों सेकंड्स में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 20 मीटर है, तीनों सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 45 मीटर है, पूरे चारों सेकंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 80 मीटर है, और पांचों सेकंड में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 125 मीटर। दूसरे सेकंड, पहले में 5 है, दोनों में 20 है, तो सेकंड में दूसरे सेकंड में ये 15, इसी तरह थर्ड सेकंड में ये 45 माइनस 20 है, ये 25, अगले सेकंड में ये 80 माइनस 45 है, ये 35 है, और फिफ्थ सेकंड में ये 125 माइनस 80 है, यानी 45 है। अगर मैं रेशियो लूं तो 13579 आ रहा है। ये डिस्कशन कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। गैलीलियोस लॉ के नाम से आप हेडिंग दे सकते हैं, और स्टेटमेंट हमारा यही है कि अगर बॉडी रेस्ट से गिर रही है और फ्री फॉल है, तो सक्सेसिव इक्वल सेकंड्स में उसके डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 13579 है। ये ऑड नंबर्स है ना, दिस इज गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। स्कूल एग्जाम में ही इसका कोई मैथ हो सकता है, ये कंपटीशन में कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये बात पक्की है। दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स वो कहता है डिस्टेंसेस ट्रेवर्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ, इसकी एक सुंदरता ये है, ये सक्सेसिव सेकंड्स की बात नहीं कर रहा, ऐसी बात आप लिखो। Now this is in fact a more beautiful result, but still you cannot directly use it in a numerical. You should not actually. लिख दीजिए आप Galileo's law of odd numbers क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ये थोड़ा ज्यादा यूजफुल हो तो जाता है, फिर भी आई विल प्रेफर कि आप हमेशा बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करें। इसको रूल बना के इस रूल से क्वेश्चन सॉल्व ना करें। ये कह रहा है u 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए एट एनी वैल्यू, और जो टाइम इंटरवल्स है वो इक्वल होने चाहिए एट एनी वैल्यू। जी की वैल्यू 9.8 की जगह अगर 12.3 होती, 25 होती, 60 होती, कुछ भी होती, पर कांस्टेंट होती। और ये टाइम इंटरवल भले एक एक सेकंड के टाइम इंटरवल नहीं होते, 5-5 सेकंड के होते, पहले 5 सेकंड, उसके बाद के 5 सेकंड, उसके बाद के 5 सेकंड, सक्सेसिव टाइम इंटरवल बस इक्वल होना चाहिए। देन डिस्प्लेसमेंट्स
in successive time intervals are in the ratio 1:3:5:7:9. ये गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो किसी भी वैल्यू पर, और टाइम इंटरवल्स भी इक्वल हो, तो डिस्प्लेसमेंट्स इन सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स आर इन द रेशियो 1:3:5:7:9. 1:3:5:7:9 ये कहानी। इस पर एक शानदार न्यूमेरिकल बनाया तो जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू में मिल तो जाएंगे। लिख दीजिए u = 0, u = 0 एंड a = कांस्टेंट। कितनी वैल्यू पे कांस्टेंट है वो मैं आपको नहीं बता रहा। In first 5 seconds displacement is s1. पहले 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट s1 है, एंड इन नेक्स्ट 5 सेकंड्स डिस्प्लेसमेंट इज s2. पहले 5 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट s1 है और अगले 5 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट s2 है, तो फाइंड s2 by s1. फाइंड s2 by s1. इसको अगर मैं गैलीलियो के लॉ से डायरेक्ट करूं तो वो तो उसने कहा ही है कि s1:s2 = 1:3. 1:3:5:7:9 है ना, तो s1 by s2 1/3 है, और s2 by s1 अगर मांगा है तो 3/1. ये क्वेश्चंस तो आपको काफी सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि u 0 है, a कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल्स इक्वल हैं। अब वो 1-1 सेकंड पे इक्वल हैं कि 5-5 सेकंड पे इक्वल हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। टाइम इंटरवल्स इक्वल हैं। अगर ऐसा है तो s1:s2 = 1:3. बात आगे जाती तो मैं s1, s2, s3 135 तक ले जाता। फिलहाल मैंने इसे डायरेक्ट यूज कर लिया। इसे एकदम बेसिक्स से भी किया जा सकता है। s1 की पूरी इक्वेशन लिखिए। आपको s1 की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी 0 × t + ½ a × 5², 0 × 5, और s1 + s2 की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी 0 × 10 + ½ a × 10²। ये इक्वेशन अगर आप चाहेंगे तो इससे भी आप बेसिक से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। पहले खाली s1 की लिख लीजिए, फिर s2 की मत लिखिए, s1 + s2 की लिखिए, क्योंकि खाली s2 की बिगिनिंग पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। पहले 5 सेकंड और अगले 5 सेकंड टोटल मिला के 10 सेकंड हो गए। सोचिएगा आप इसके बारे में। फिलहाल तो गैलीलियोस लॉ ये है बेसिक मेथड, ये टफ तो है पर प्रेफर्ड मेथड यही है, और गैलीलियोस मेथड इस समय हमें डायरेक्टली बता रहा है कि भाई ये तो ऑड नंबर्स का रेशियो है। सक्सेसिव इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं दे आर इन द रेशियो 1:3:5:7:9. एग्जांपल 3.7 की मैं आपसे इसके बाद कर रहा हूं, स्टॉपिंग द डिस्टेंस. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे हमें 5 स्टार देने चाहिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ये है कि भाई ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी ने कितनी दूरी तय की, लिख दीजिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड रादर, हम तो डिस्प्लेसमेंट की बात करनी चाहिए खाली। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, बिफोर द बॉडी कम्स टू रेस्ट, सर रिपीट कर देंगे? हाँ, सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स and before the body comes to rest. चूंकि रेस्ट की बात हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी को 0 डालना, और टाइम की बात नहीं है, डिस्टेंस की बात है, इसलिए शायद मुझे इस इक्वेशन से शुरुआत करनी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी को मुझे 0 डाल देना चाहिए। 0² + u² + 2as, u² = -2as, और s का फॉर्मूला है -u² / 2a।
मैं इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह आपको चाहूंगा कि आप इसे न्यूमेरिकल्स में यूज करें। हालांकि रेस्ट का नाम आते ही कि आपने ब्रेक्स लगाए हैं और गाड़ी रुक रही है, तो आपको जरूर ये याद आना चाहिए कि भाई जब बॉडी रुकती है तो वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, और मैं v=u+at लेता अगर उसने टाइम मांगा होता तो, पर उसने डिस्प्लेसमेंट मांगा है तो मैं ये इक्वेशन लूंगा और मैं फाइनल वेलोसिटी को जीरो रखूंगा। तो ठीक है, आप ना याद करें, बेसिक से कर लें। अब ये भी बात तय है कि आपने ब्रेक्स लगाए हैं तो इस ए को आपको फाइनली नेगेटिव डालना पड़ेगा। अगर आप ए को नेगेटिव डाल देंगे, इसको नेगेटिव डाल देंगे, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला u² याद करने से ज्यादा अच्छा तो यही है कि बेसिक से ही करें। फिर से स्टॉप का वर्ड आ रहा है, स्टॉप का वर्ड आ रहा है, यानी गाड़ी फाइनली रुक रही है तो v को जीरो, और जो आप गाड़ी रुक रही है मतलब आपने ब्रेक्स लगाए हैं तो a को आपको नेगेटिव वैल्यू के साथ डालना पड़ेगा। जब आप प्रॉपर साइन वाइन सब कर चुके होंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का वो फॉर्मूला आएगा, और ये फॉर्मूला एक्चुअली बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसलिए मैं इसे चाहता तो हूँ कि इसके आप बेसिक्स भी क्लियर रखें, क्योंकि डेरिवेशन छोटा सा है, बेसिक्स भी क्लियर रखें और रिजल्ट भी याद रखें। ओके, और फाइनल बात है रिएक्शन टाइम। सर ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे हम छोड़ रहे हैं, रिएक्शन टाइम को हम छोड़ रहे हैं। रिएक्शन टाइम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, कभी आपको इसको कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, वैसे भी उसने ब्लू बॉक्स में दिया है, और पर्सनली मैं ब्लू बॉक्स की चीजें एग्जाम में नहीं आएंगी ऐसा मानता हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। रिएक्शन टाइम मतलब आपने देखा कि बॉस आगे आपने अगर ब्रेक नहीं लगाया तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी नजरों ने उसे रजिस्टर किया, ब्रेन तक मैसेज भेजा, ब्रेन ने आपके पैरों का इन्फॉर्मेशन दी अगर आप कार चला रहे हैं तो, और आपने देखा कि आप डिसाइड किया कि ब्रेक्स लगाने हैं, और इससे पहले कि आपके पैर मैकेनिकली ब्रेक्स लगा पाए उस टाइम को रिएक्शन टाइम कहते हैं। उतनी देर में भी तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है ना। मैं रिएक्शन टाइम डिफाइन कर देता हूँ, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। आप इसके क्वेश्चन मिले तो बेधड़क छोड़ दीजिए, आप लिख दीजिए रिएक्शन टाइम मतलब द टाइम between the instants at which it is decided that brakes are to be applied. Time between the decision, the instant at which it is decided that the brakes are to be applied, and the actual application of brakes. बस मतलब बेसिकली टाइम बिटवीन डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जनरल चीज हो गई, आप डिसाइड करते हैं कि मैं आज इतने घंटे पढ़ूंगा या इतने बजे से पढ़ूंगा, आपने डिसाइड कुछ किया और उसे इम्प्लीमेंट करने में आपको थोड़ा टाइम लगा, उस आदत को इम्प्लीमेंट करने में आपको टाइम लगा। डिसीजन और इम्प्लीमेंटेशन में जो टाइम लगता है, के बीच में जो टाइम है, वो हमेशा ही रिएक्शन टाइम होता है। डिसाइड तो कर लिया पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, आपने डिसाइड किया कि ब्रेक लगाने हैं, पर इससे पहले कि आप ब्रेक लगा पाए गाड़ी थोड़ी आगे चल गई, तो वो रिएक्शन टाइम में थोड़ी सी गाड़ी आगे निकल ही जाती है। एनीवे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।